तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, आपकी पिछली क्लासेज में हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर को यानी प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन को समझा, और आज की क्लास में भी हम इसको ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे आज की क्लास में और देखेंगे यहाँ से हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर बना कर रखिएगा। जो भी चीज़ें यहाँ से बताई जाती हैं वो आप नोट डाउन जरूर करें अपने कॉपी में। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। सामने स्क्रीन पर नज़र बना कर रखिएगा और टॉपिक की हेडिंग डालिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं आपके बुक के चैप्टर नंबर, ये चैप्टर्स हैं जो हमको पढ़ने हैं आपके साइंस के बुक के, फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। आपकी जो विज्ञान की बुक है उसके फिजिक्स के ये 4 चैप्टर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13। ठीक है, 10, 11, 12, 13। चैप्टर नंबर 10 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। चैप्टर नंबर 11 में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चैप्टर नंबर 12 विद्युत, और चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ ये चारों चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एग्जाम में यहाँ से पिछले सालों में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए, तो इस साल भी आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अब जैसे बात करें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्लास 12th में, कक्षा 12 में ये चैप्टर आपके पास लौट करके फिर से आएगा। फिजिक्स अगर आप लेते हैं क्लास 11th में तो क्लास 12th में ये चैप्टर आपको फिर से पढ़ने को मिलेगा। तो जितनी चीजें आप यहाँ पर पढ़ते हैं वो तो आपके पास रहेंगी, उससे मतलब आपको बस 10% कुछ नई चीज वहां पर देखने को मिलेगी। तो अगर आप इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो क्लास 12th में जो आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे वहां पर आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, एग्जाम में यहाँ से मतलब आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम नंबर में 3-5 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। विद्युत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में इसको बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में इसको बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स आपके पास आएंगे एग्जाम में, और फिर से वही बात है कि ये चैप्टर आपके पास फिर से क्लास 12th में लौट कर आएगा, वहां पर भी आपको ये चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो ये चैप्टर भी आपको आगे की क्लास में पढ़ने को मिलेगा। ये दोनों चारों चैप्टर से ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। इन चारों चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें, जो भी एग्जाम के क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, वो सारी चीजें मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें। ठीक है, तो साइंस का ये वाला पार्ट, आपके जो विज्ञान का ये वाला पार्ट है जिसको हम फिजिक्स नाम से जानते हैं, भौतिकी नाम से जानते हैं, उसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब हमने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इसमें हम काफी सारी चीजों को सीख चुके हैं, है ना। अब आज की क्लास में हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम बात करेंगे, एक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं पहले इस चैप्टर का। एक रिवीजन हम लोग इस चैप्टर का पहले कर लेते हैं। तो हम एक रिवीजन कर रहे हैं जो अब तक हमने पढ़ा, जो अब तक हम साथ में पढ़ रहे थे, उसको देखते हैं कि आपको वो कितना याद है। तो रिवीजन चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का हम रिवीजन आज की क्लास में कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल के तौर पर काफी बार पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है। ठीक है, और इस बार भी इसके आने के पूरे चांसेस है। 3 नंबर या 5 नंबर में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लिखेंगे सभी पहले क्वेश्चन। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले कौन सा दर्पण यूज होता है यहाँ पर पीछे का दृश्य देखने के लिए? उत्तल दर्पण,
की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, की वक्रता त्रिज्या 3.00 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जल्दी से एक बार क्वेश्चन लिखिए और इसको पढ़िए। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद आ रहा हो तो ये क्वेश्चन जो है ये दर्पण सूत्र का है, मिरर फॉर्मूला का है। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूं, अगर किसी ने इसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, जो मैं बता रहा हूं कि हम इससे पहले हमने जब क्लास करी थी तो वहां पर हमने इससे पहले का पार्ट पढ़ा था, ठीक है। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो, ये इससे पहले वाली चीज अगर किसी ने नहीं पढ़ी हो तो टेंशन नहीं लेनी, कंटिन्यूटी में क्लास चल रही है, जो चल रहा है उसको पढ़ते जाओ। जैसे ही कंप्लीट होगा वापस हम घूम करके इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम आप इसको पढ़ लेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जो भी 4 चैप्टर है वो मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, और जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं फिर दोबारा से फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, चौथे जो चैप्टर नंबर 10 है वहां से, ठीक है। तो जो भी छूटा है वो आपका कवर हो जाएगा बीच में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। सबसे पहले ध्यान ये देना है कि यहाँ पर दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। अगर क्वेश्चन में बता रखा है तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं बता रखा है तो आपको पता खुद से लगाना पड़ेगा। अच्छा, उत्तल दर्पण मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ डेटा जो दिया हुआ है वो उत्तल दर्पण के हिसाब से नोट डाउन करना है। जैसे ये बोल रहे हैं उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी कि कैपिटल आर कितना दे रखा है, 3.00 मीटर, 3.00 मीटर। अब ध्यान से हम ये देखते हैं कि एक अवतल दर्पण ऐसा होता है और उत्तल दर्पण ऐसा होता है। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है और उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है ना। तो जो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है वो पीछे रहती है दर्पण से, इसीलिए वो पॉजिटिव रहती है, और यहाँ पर अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या नेगेटिव रहती है। तो ये बताने का मतलब क्या था मेरा, कि यहाँ पर जो आर है इसके आगे हम प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है। इन बातों का ध्यान रखना न्यूमेरिकल करते हुए। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, अच्छा एक बात बताएं, अगर हमको वक्रता त्रिज्या दे रखी है तो क्या आप उससे फोकस दूरी निकाल सकते हैं? फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, मतलब ये हो जाएगा 1.50 मीटर। फोकस दूरी क्या होता है, इसका आधा होता है, आर का आधा होता है, F इज टू R/2 होता है ना। तो ये इसका आधा होता है, ये हमने निकाल लिया यहाँ से। बस यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, बस क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, जिसका हमको प्रतिबिंब दिखेगा दर्पण में, तो वस्तु की दूरी बता रखी है, वस्तु की दूरी बता रखी है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल u से, और ये कितना दे रखा है, 5.00 मीटर। एक बात ध्यान रखेंगे, वस्तु की दूरी हमेशा हम ऋणात्मक लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि v पूछा जा रहा है हमसे, प्रकृति और साइज भी पूछा जा रहा है, वो भी हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे। इतनी बातें नोट डाउन कीजिए। ठीक हो गया, यहां तक की बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये f में कंफ्यूज नहीं होंगे, f बराबर होता है R/2, r का आधा होता है f, इसीलिए मैंने इसका आधा करके यहाँ पर f की वैल्यू लिखी है, ठीक है। अब बस अब हमको क्या करना है, इसका फाइनल सॉल्यूशन लेना है।
फाइनल सॉल्यूशन देने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे दर्पण सूत्र का। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चलिए लगाइए, अप्लाई कीजिए। 1/v हमको निकालना है, प्लस 1/u कितना दे रखा है? -5 इज इक्वल टू 1/f कितना है? 1.5 है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे 1/v, तो ये हो जाएगा -1/5 बराबर 1/1.5। तो 1/v इज इक्वल टू ये माइनस का 1/5 उधर जाएगा, प्लस का 1/5 हो जाएगा, है ना। यहाँ से पॉइंट हटेगा, ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये कितना हो जाएगा? 1/v इज इक्वल टू 15 एलसीएम आएगा, है ना। और यहाँ पर आएगा 10 और 5 3 जा 15, तो 3 1 जा 3 यहाँ पर आ जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 13/15, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 15/13। v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15/13। ये हमारा आंसर है। इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे, इतना नोट डाउन करेंगे, मीटर। v इज इक्वल टू 15/13 मीटर। नोट डाउन करें जल्दी से इतना पार्ट, अभी क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं है। अच्छा चलिए, हमारा आंसर कितना आया? v बराबर 15/13 मीटर। हमारा आंसर कितना आया है? v इज इक्वल टू 15/13 मीटर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा v जो आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1.15। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 1.15। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, प्लस है तो मतलब प्रतिबिंब, देखो v का मतलब क्या है? प्रतिबिंब की दूरी बता रहा है। प्लस है मतलब दर्पण के पीछे, माइनस होता तो दर्पण के आगे, है ना, मिरर के पीछे। अच्छा, कितनी दूरी पर? 1.15 मीटर की दूरी पर बनता है। तो ये तो बता दी हमने प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति बतानी थी, प्रकृति बतानी थी और साइज बताना था, है ना। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताना था, तो हमने स्थिति तो बता दी। अब प्रकृति और साइज के ऊपर बात करनी है। तो प्रकृति और साइज के लिए हम क्या निकालेंगे? हम फाइंड आउट करते हैं आवर्धन। हम क्या फाइंड आउट करते हैं? हम फाइंड आउट करते हैं आवर्धन, यानी स्मॉल m। आवर्धन, इसके बाद लिखेंगे आवर्धन, प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज के लिए आवर्धन m इज इक्वल टू -v/u। अच्छा, v की वैल्यू कितनी आई है? 1.15 और u की वैल्यू कितनी थी? 5, माइनस का 5, है ना। ये प्लस आया, ये माइनस आया, 5 माइनस का v/u, ठीक है। चलिए, तो m की वैल्यू m इज इक्वल टू होगा -v/u। v की वैल्यू कितनी है? प्लस का 1.15 और u माइनस है, और इस फॉर्मूला में एक माइनस ऑलरेडी है, तो एक माइनस यहाँ पर ऑलरेडी आएगा। ये फॉर्मूले वाला माइनस, ये u वाला माइनस, u की वैल्यू -5 है। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा 115/500, ठीक है। और m की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस और माइनस क्या हो गया भाई? तो प्लस का 0.23। m की वैल्यू कितने मिलेगी? प्लस का 0.23। अब जरा ध्यान से देखिएगा, m की वैल्यू प्लस का 0.23 आने का क्या मतलब है? m की वैल्यू प्लस का 0.23 आने का मतलब कि जो प्रतिबिंब है वो क्या है? आभासी है। प्लस का आता है तो मतलब आभासी, माइनस आता है तो वास्तविक। तो प्लस आया है मतलब आभासी। अच्छा, प्लस आया तो इसका मतलब सीधा भी होता है, सीधा। तथा वस्तु का 0.23 गुना, वस्तु का 0.23 गुना मतलब वस्तु से छोटा। तो ये रही हमारी प्रतिबिंब की स्थिति, ये रही उसकी प्रकृति और ये रहा उसका साइज, है ना। कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई?
दर्पण के पीछे बनेगा कितना 1.15 मीटर की दूरी पर। कैसा रहेगा? आभासी प्रतिबिंब रहेगा, सीधा रहेगा और वस्तु से छोटा रहेगा, वस्तु का 0.23 गुना हमको छोटा दिखेगा प्रतिबिंब। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इस बात को। इस तरीके से न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक और क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत पूछा जाता है, एक और क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन है प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाली 1.50 अपवर्तनांक वाली कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाली कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। चलिए क्वेश्चन हमको दिया रहता है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपवर्तनांक से। नोट डाउन करेंगे। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। अपवर्तनांक के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है NM। M मतलब माध्यम, M मतलब माध्यम। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक इसको कहते हैं हम, क्योंकि अगर दोनों में से एक माध्यम जो है निर्वात या वायु दे रखा है तो हमारा जो अपवर्तनांक निकल के आता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक निकल के आता है। यहाँ पर बता रखा है भाई निर्वात एक तरफ से कहां से आ रहा है? वायु से आ रहा है और कांच में जा रहा है। प्रकाश कहां से आ रहा है? वायु से आ रहा है और कांच की प्लेट में जा रहा है। तो जब दोनों में से एक माध्यम वायु होगा तो हम निरपेक्ष अपवर्तनांक का यूज करेंगे। कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक हो गया। वायु में प्रकाश की चाल को मैं सपोज लिखता हूं VA से, है ना, और कांच में प्रकाश की चाल को सपोज मैं लिखता हूं VG से। G मतलब ग्लास, A मतलब एयर। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है NM = VA/VG। क्या फॉर्मूला हमने बना दिया यहां पर? VA/VG। ठीक है, अब यहां पर VA क्या है? VA वायु में प्रकाश की चाल, जो कि हमको दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। NM क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। NM क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। NM क्या है? माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहां पर जो माध्यम है वो कांच है, यहां पर जो माध्यम है वो क्या है? कांच है। तो M की जगह मैं क्या रख दूंगा भाई? G रख दूंगा। M की जगह क्या रख दूंगा? G। तो ध्यान देना, NG मतलब VA/VG, NW मतलब VA/VW। समझ रहे? NK मतलब VA/VK। ये फॉर्मूला है, मतलब ये समझने का तरीका है। निरपेक्ष अपवर्तनांक मैंने जब बात करी थी क्लास में तो उसको ऐसे समझाया था, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते थे। अभी फिलहाल हमको बात करनी है किसके? ये क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये करेंगे, क्योंकि
कौन सा माध्यम है यहाँ पर, किस चीज के अंदर लाइट जा रही है, वो जा रही है कांच की प्लेट के अंदर। तो जी मतलब ग्लास, जी मतलब ग्लास, कांच की प्लेट। अच्छा, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है वैल्यू किसकी, VA। VA मतलब वायु में प्रकाश की चाल की। N मतलब अपवर्तनांक, वो हमको दे रखा है 1.50। VA मतलब वायु में प्रकाश की चाल, जो कि निर्वात और वायु जो है एक ही बात है, ठीक है। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और VG हमसे पूछा हुआ है। VG निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल से हमें कैलकुलेशन करेंगे। मैथ्स में हम इसको ऐसे करते हैं, VG को इधर लेकर गए और ये 1.50 इसके नीचे आ गया, तो 3 गुणा 10 की घात 8 बटे 1.5। अब ये 1.5 से 3 कट गया 2 टाइम्स, तो VG बराबर आ गया 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है। कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन आपके लिए इसी प्रकार का होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है, ठीक है। यहाँ पर बस मैं डेटा थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब की बार वायु जो है वो कांच की प्लेट में नहीं, जल में प्रवेश कर रहा है। वन 1.33 अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करता है। जल में प्रकाश की चाल कितनी है, जल में प्रकाश की चाल कितनी है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा होमवर्क के लिए। HW, ये आपका क्या रहेगा, HW रहेगा। इसको आपने घर से सॉल्व करके लाना है। अगले क्लास में हम जब मिलेंगे तो हमको मैं इस क्वेश्चन का एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसको सॉल्व करके लाए होंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और साथ ही साथ आपने इन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much and have a nice day.